नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर 2025 के इस सीरीज में अब हम डिस्कशन करेंगे इंडस्ट्रीज़। इसमें हम कवर कर रहे हैं जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का जितना भी करंट अफेयर हुआ है इकोनॉमिक्स का, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या है पहला टॉपिक इसमें? इंडियाज़ मैरीटाइम विजन। क्या है इंडिया मैरीटाइम विजन? इंडियाज़ मैरीटाइम सेक्टर इज अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी अंडर द मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड द एम्बिशियस मैरीटाइम अमृतकाल। तो इसमें दो पॉइंट निकल के आया कि एक तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है और दूसरा अमृतकाल है। तो अमृतकाल क्या है कि जैसे 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ तो 2047 में हम जो है अपनी आज़ादी का 100 साल मना रहे होंगे। तो अभी से लेकर के जो है 2047 तक के काल को हम क्या बोल रहे हैं? अमृतकाल। किसी भी स्कीम में, गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी में अगर अमृतकाल आ रहा है तो उसका जो है विजन 2047 तक का दिखता है। और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में क्या है, अब हम इसको आगे डिस्कशन करते हैं कि एट प्रेजेंट अभी जो है इंडिया में 12 ऑपरेशनल मेजर सी पोर्ट हैं। मेजर सी पोर्ट हैं 12 ऑपरेशन जो कि ऑपरेशन में है, और 200 से ज़्यादा नॉन मेजर पोर्ट है। पहले इसको माइनर पोर्ट बोला जाता था, लेकिन अब डेफिनेशन में इसको क्या बोलते हैं? नॉन मेजर पोर्ट। द मैरीटाइम सेक्टर हैंडल्स नियरली 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड बाई वॉल्यूम। मतलब इंडिया में जितना भी ट्रेड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख करके, तो बाई वॉल्यूम जो है 95% होता है, और उसका करेंसी में अगर मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाए तो 70% ऑफ द टोटल वैल्यू जो है वो मैरीटाइम मतलब मैरीटाइम या सी पोर्ट के थ्रू होता है। मैरीटाइम विजन 2030 में ये बोलता है कि कंप्रहेंसिव नेशनल स्ट्रेटेजी टू प्लेस इंडिया एमंग टॉप 10 मैरीटाइम नेशन बाई 2030। इसका विजन ये है कि 2030 तक इंडिया को टॉप 10 मैरीटाइम नेशन में इंक्लूड करना। 2021 में इसे लागू किया गया था, और इसमें जो है लगभग 150 से ज़्यादा इनिशिएटिव है, जिसमें मतलब पोर्ट को डेवलप करना, शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना और इनलैंड वाटरवेज जो है उसको डेवलप करना। कॉम्प्लीमेंट द सागरमाला प्रोजेक्ट एंड एक्ट एज ए फाउंडेशन ऑफ द मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। मतलब अमृतकाल 2047 जो है उसका एक तरीके से फाउंडेशन ये जो है मैरीटाइम इंडिया विजन है, और ये सागरमाला इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसका एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट है। द इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म। तो ये जो अमृतकाल मिशन हुआ, चाहे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 हुआ, तो इसका जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है और फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है, उस पर देखिए इसकी नोडल एजेंसी जो है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है। पहला चीज़ कि इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है? फाइनेंशियल मैकेनिज्म के लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है वो क्रिएट किया गया है टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली फॉर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अगर फंड का रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया गया है। और अगर वाइल फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम सपोर्ट डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग कैपेसिटी। अब देखिए पोर्ट को डेवलप करना है तो उसके लिए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, और अगर शिप बिल्डिंग वगैरह शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को डेवलप करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सागर मंथन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है टू इनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल टू इंटीग्रेट ऑल लॉजिस्टिक सर्विस अंडर द वन डिजिटल स्कीम। मतलब दो, एक सागर मंथन पोर्टल और नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, ये जो है दो पोर्टल जो है डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए हैं। जो की फोकस एरिया है इसमें जो एक तो थीमेटिक पिलर क्या क्या है? 10 फोकस एरिया इंक्लूडिंग शिप बिल्डिंग। मतलब जो है इस मैरीटाइम विजन 2030 में एक पहला तो है शिप बिल्डिंग, दूसरा इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करना, क्रूज टूरिज्म उसको डेवलप करना, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड मैरीटाइम सेफ्टी। ये जो है थीमेटिक पिलर जो है ये इसके अंतर्गत आता है। दूसरा इनलैंड वाटरवेज डेवलप करने में जो है अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने जो है आइडेंटिफाई किया है 23 मतलब 23 नेशनल इनलैंड वाटरवेज जो है वो आइडेंटिफाई किया है कि इसको प्रायोरिटाइजेशन बेस पे एक्सपांड अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप किया गया है, कहाँ पे? लोथल, गुजरात, टू सेलिब्रेट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच मैरीटाइम लीगेसी। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? लोथल में है। और अमृतकाल जो मिशन विजन जो बोल रहा है 2047 का, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और इसमें आगे का रोड मैप क्या है? तो नेशनल रोड मैप टू पोजीशन इंडिया एज ए लीडिंग ग्लोबल मैरीटाइम पावर बाय 2047। लीडिंग ग्लोबल मैरीटाइम पावर बनना है 2047 तक, इस विजन डॉक्यूमेंट में ये बोला गया है। इन्वेस्टमेंट स्कोप क्या है कि 2023 में इसे लागू किया गया था एट द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट
इट आउटलाइन ओवर 300 इनिशिएटिव विथ एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 80 लाख करोड़ का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और ये मतलब इस विजन को कंप्लीट करने के लिए। इसमें इसकी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ही है। कोर पिलर क्या है, वही पोर्ट डेवलप करना, शिपिंग और शिप बिल्डिंग को डेवलप करना, सीमलेस लॉजिस्टिक मतलब बिना रुकावट के जो है लॉजिस्टिक जो है उसको डेवलप करना, इवन अप टू मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो है वो डेवलप करना, और मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट। ये जो है इसके 4 कोर पिलर है। और इसके थीमेटिक एरिया क्या है, द प्लान कवर 11 की थीम्स इन इंक्लूडिंग ग्रीन शिपिंग, मॉडल शेयर इन्हेंसमेंट, मैरीटाइम क्लस्टर एंड प्रोफेशनल मैरीटाइम सर्विसेज। मतलब जो है प्रोफेशनल मैरीटाइम सर्विसेज, और मैरीटाइम क्लस्टर का मतलब जो है मैरीटाइम से संबंधित और भी सारी जो मतलब जो है डाउनटाउन इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसको डेवलप करना, मॉडल शेयर इन्हेंसमेंट करना, और ग्रीन शिपिंग मतलब एक तरीके से क्लाइमेट फ्रेंडली जो है शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना। कैपेसिटी टारगेट क्या है, इट सीक्स टू इंक्रीज इंडियाज टोटल पोर्ट कैपेसिटी टू 10,000 मिलियन टन पर एनम। 10,000 मिलियन टन पर एनम जो है कैपेसिटी को डेवलप करना, जनरेट ओवर 1.5 लाख करोड़ जॉब, 1.5 करोड़ जॉब डेवलप क्रिएट करना, और साथ साथ 10 मिलियन टन पर एनम शिपिंग इंडस्ट्री की कैपेसिटी को इन्हेंस करना, एंड प्लेस इंडिया से एमंग टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन, और इंडिया को 5 मुख्य जो है शिप बिल्डिंग नेशन में इंक्लूड करना। तो ये रहा जो है इंडियाज मैरीटाइम विजन और इंडियाज जो है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 का रोड मैप, और क्या क्या इसमें जो है चीज़ें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। गवर्नमेंट अप्रूव्ड म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू स्ट्रेंथन एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब जो है ये जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। इसके पहले जो गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती थी उसका रिप्लेसमेंट में ये जो है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लाया गया है। जैसे पहले की जो स्कीमें थी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द एमएसएमई, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द एमएसएमई, और इसके पहले और एक स्कीम चलती थी मुद्रा। तो ये जो मतलब स्कीम चलती थी फंडिंग के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, या तो वो एमएसएमई के लिए बहुत कम हुआ करती थी या तो एमएसएमई के थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाती थी। तो इन दोनों की कैटेगरी में ये फिट नहीं बैठता था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च किया है। तो यहाँ पे म्यूचुअल वर्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है क्रेडिट की जो गारंटी है और क्रेडिट का जो मतलब डिफ़ॉल्ट होने से लॉस वगैरह जो होता है डिफ़ॉल्ट होने की कंडीशन में, तो इसमें जो है म्यूचुअली दोनों पार्टी मतलब एक तो जो है लेंडर और दूसरा बारोअर, दोनों को इक्वल बियर करना पड़ेगा। तो इसलिए इस स्कीम का नाम म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्या है कि वैसे एमएसएमई, वैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो कि जिनके पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हो, एक उद्यम नंबर हो, दूसरा जो है उनका जो एसेट कोई भी जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसी बैंक के द्वारा डिक्लेयर ना किया गया, मतलब किसी लोन पे वो डिफ़ॉल्ट ना हुए हों। लोन कवरेज क्या है कि 60% गारंटी कवरेज फॉर द लोन अप टू 100 करोड़ बाई द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। मतलब इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी को जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी क्या है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो कि होली कंपनी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। और एमएलआई कौन है इसमें, एमएलआई इसमें जो है मेंबर ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब इसमें कौन कौन से लेंडिंग इंस्टीट्यूशन शामिल है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि जो है रजिस्टर्ड होंगे किसके साथ, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, इनके साथ रजिस्टर्ड होंगे और यही जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। जो भी फंडिंग मिलेगा, जो भी लोन मिलेगा, उसमें जो है 75% जो है आप जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए आपको यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। और जो है इसमें रीपेमेंट का जो टेन्योर है 8 साल तक का है और 2 साल का मोरेटोरियम है अगर लोन अमाउंट जो है 50 करोड़ तक के आसपास का है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द लोन है। और साथ में साथ जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी वाली बात थी, तो लोन लेने से पहले जो है जो बारोवर है उसको 5% लोन अमाउंट का जो है वो पहले से डिपॉजिट करना पड़ेगा, ताकि जो है इसमें जो है डिफ़ॉल्ट होने की कंडीशन में जो है जो क्रेडिट गारंटी जो है वो वैलिड रह पाए और जो रिस्क है वो मतलब जो है बराबर रिस्क जो है वो दोनों साइड जो है वो बराबर का इक्वल वे में मतलब जो है बियर करने के लिए दोनों पार्टियों के पास रहे। तो इस तरीके से मतलब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम वो एमएसएमई सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। वैसे एमएसएमई सेक्टर जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हो, एनपीए से बाहर हों
और इसको जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और जितने भी मेंबर ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो इस पर रजिस्टर्ड होंगे। तो ये मतलब जो है इसका एक संक्षिप्त विवरण हुआ म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम का। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो 4 लेबर कोड जो है वो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये जो है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है एक तरीके से जो है ये रिफॉर्म हुआ, लेबर कोड में रिफॉर्म हुआ है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चूँकि हम 2025 का करंट अफेयर अभी डिस्कशन कर रहे हैं, अभी 2026 में ये कानून पास हो चुका है और मतलब जो है इम्प्लीमेंटेशन में आ गया है। तो इसमें और भी नई चीज़ें ऐड हो जाएंगी, वो जब हम मेंस में चाहे इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें हम जब देखेंगे तो और डिटेल्स में इसका डिस्कशन करेंगे। अभी जो है इस में जो मेन जो बेसिक चीज़ें हैं वो निकल के आ रही हैं, उसको हम देखते हैं। तो 4 लेबर कोड जो है वो पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा। वो है, पहला कोड है कोड ऑन द वेजेस 2019, मतलब पेमेंट को लेकर के जो है एक जो है कोड तैयार किया गया, पास किया गया। वो क्या है, मैंडेटरी ओवर टाइम पेमेंट एटलीस्ट 2x ऑफ द नॉर्मल वेज रेट। मतलब जैसे 8 घंटे की वर्किंग आवर है आपकी, और अगर आप किसी कारण से 12 घंटे का ड्यूटी करते हैं तो मतलब 8 घंटे का आपको नॉर्मल रूटीन टाइम और 4 घंटा एक्स्ट्रा, तो ये 4 घंटे का जो है पेमेंट आपको 4 आवर का डबल, मतलब वो 8 घंटे का, मतलब आप 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको 16 घंटे का पेमेंट मिलेगा। 4 घंटे का ओवर टाइम जो है वो 8 घंटा काउंट होगा, तो नॉर्मल वेज रेट का डबल मिलेगा। ठीक है। फिक्स्ड वेजेस बेस्ड ऑन द स्किल लेवल, लोकेशन एंड वर्किंग कंडीशन, मतलब जो है वर्किंग कंडीशन, लोकेशन और स्किल के हिसाब से वेजेस जो है वो फिक्स होंगे। प्रोहिबिट जेंडर बेस्ड वेज डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क को प्रमोट करता है। जेंडर जो बायसनेस होता है, मतलब ग्लास सीलिंग टाइप का भी एक बात कहा जाए, जिसमें सेम कार्य के लिए वुमेन को अलग सैलरी मिलती है, मेन को अलग सैलरी मिलती है, तो उस चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन को जो है यहाँ पे दूर करने की बात की गई है। दूसरा, एक्सटेंड्स मिनिमम वेज कवरेज टू ऑल वर्कर्स ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, मतलब जो है देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कार्य कर रहे हैं लगभग तो उनको तो मिनिमम वेजेस के अंडर में कवर होते ही हैं, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलता है, तो उसको जो है मिनिमम वेजेस कवरेज को भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सटेंड किया गया है। सेट नेशनल फ्लोर वेज बेस्ड ऑन द मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड विथ रीजनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब मिनिमम फ्लोर वेजेस को की बात की गई है, और वो भी किस पे डिपेंड है, रीजनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो है क्षेत्र वाइज। मान लीजिए हो सकता है कि मुंबई में जो मिनिमम वेजेस हो और लखनऊ में जो मिनिमम वेजेस हो, मिनिमम फ्लोर वेजेस हो, उसमें डिफरेंस हो, क्योंकि लाइवलीहुड, कॉस्ट, लिविंग स्टैंडर्ड ये सब जो है डिफरेंट हो जाता है, तो इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात की गई है। तो ये हुआ कोड ऑन वेजेस 2019। दूसरा कोड क्या है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, मतलब जो है कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी वर्कर है, कोई भी लेबर है, तो उसको सोशल सिक्योरिटी के नेट में मतलब क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे जो नहीं मिल रही हैं वो क्या एड ऑन हुई है, उसको हम देखते हैं। लीगली डिफाइंड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, मतलब जो इस बार इस कोड में जो है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को जो है लीगली जो है फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया है। ये कौन है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर? वही हैं जो जोमेटो, स्विगी, चाहे अनदर जो है प्लेटफॉर्म इकोनॉमी बोलते हैं, उसमें जो कार्य करते हैं उनको गिग वर्कर बोलते हैं। इस्टेब्लिश अ सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, एक सोशल सिक्योरिटी फंड जो है तैयार किया गया है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लेबर्स के लिए। ब्रॉडन EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और जो है एक एम्प्लॉई सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत जो इंश्योरेंस कवरेज मिलता है वो इंक्लूडिंग मैंडेटरी कवरेज ऑफ हजार्डस जॉब, तो इनके अंदर में जो है मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर उनको भी इंक्लूड किया गया है। क्रिएटेड एन आधार लिंक्ड नेशनल पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, मतलब जो आधार लिंक एक नेशनल पोर्टल जो है इन वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए तैयार किया गया है। वेजेस कंप्रोमाइज बेसिक पे, और वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो बेसिक पे होता है मूल वेतन, डियरनेस एंड अलावेंस, महंगाई भत्ता एंड रिटेनिंग अलावेंस फॉर द सोशल सिक्योरिटी, मतलब जो है महंगाई भत्ता बेसिक पे के अलावा सोशल सिक्योरिटी अलावेंस भी उनको दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी अलावेंस इन द सेंस हेल्थ, हजार्डस, मेडिकल अलावेंस, एजुकेशन अलावेंस, ये जो मतलब ये कॉमन अलावेंस होता है, ट्रेवलिंग अलावेंस, ये सब चीज़ें भी जो है सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको दी जाएंगी। तीसरा कोड क्या है अपना, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक एम्प्लॉई और एक एम्प्लॉयर के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, किस कंडीशन में एम्प्लॉई जो है
स्ट्राइक कर सकता है, किस कंडीशन में एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को निकाल सकता है, सर्विस से निकालने का क्या क्राइटेरिया है, ये सब चीज़ें। तो एक्सपांड्स वर्कर डेफिनेशन टू एम्प्लॉय अर्निंग 18,000, मतलब जो है एक वर्कर का जो डेफिनेशन जो है वे एम्प्लॉयज़ हैं जो 18,000 से कम वेतन पाते हैं अगर, तो उनको हम वर्कर की कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। रेजेस प्रियर अप्रूवल थ्रेशोल्ड फॉर द ले ऑफ क्लोजर फ्रॉम 100 to 300 वर्कर्स, मतलब क्या बोलता है कि 100 से पहले क्या था कि 100 वर्कर से ज़्यादा अगर निकालना है तो पहले अप्रूवल चाहिए था कि 100 वर्कर तक आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस रेंज को बढ़ा करके 300 कर दिया गया है। मतलब 300 तक के वर्कर को जो है प्री अप्रूवल भी आप निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अलाउ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट विथ इक्वल पे एंड बेनिफिट ग्रेजुटी आफ्टर 1 ईयर। ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जैसे मान लीजिए एक तो जो हुआ कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हुआ कि हम किसी कंपनी में जॉब पा गए और जो है हम एक तरीके से अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो उस कंपनी से हम रिटायर्ड भी हो जाते हैं, या हम अगर छोड़ते हैं तो वॉलंटरीली कहीं दूसरी जगह जॉब पा गए तो रिजाइन मार के चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि एक फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है कि कोई एक प्रोजेक्ट चालू हुआ, ठीक है, कोई एक स्टील प्लांट चालू हुआ, कोई भी एक मतलब प्रोजेक्ट चालू हुआ, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, चाहे कोई भी एक प्रोजेक्ट चालू हुआ, तो उसमें जो है कोई कंपनी हायर करती है फिक्स टर्म के लिए कि हमारा 1 साल का प्रोजेक्ट है, आप 1 साल कार्य करो, 1 ईयर कार्य करो यहाँ पे, और उसके बाद आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और आप जो है फिर अपना दूसरा जॉब ढूंढ लेना, या फिर हमको आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि देखिए कमीशनिंग चाहे प्रोजेक्ट अलग चीज़ होता है, प्रोडक्शन अलग चीज़ होता है, तो ये दोनों चीज़ों का जो वर्क कल्चर चाहे नेचर ऑफ वर्क जो होता है वो अलग होता है। तो इसके चलते फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में डिफ़िकल्टी आती थी, ठीक है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट चलता था कहाँ, टेक्सटाइल सेक्टर में, लेदर इंडस्ट्री में चलता था, लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को जो है इसमें मान्यता दी गई है। और जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के जो एम्प्लॉई होंगे उनको क्या बोलता है कि इक्वल पेमेंट एंड बेनिफिट, मतलब जो रेगुलर एम्प्लॉई होंगे उनके बराबर सैलरी, अगर सेम वर्क है तो सेम पेमेंट और सेम बेनिफिट मिलेगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि जैसे ग्रेजुटी आफ्टर 1 ईयर है, ग्रेजुटी का जो प्रोविज़न है वो अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉई है तो उसको 5 साल से ऊपर अगर सैलरी जॉब हो जाता है तब उसको जो है ग्रेजुटी का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं कि अगर कोई फिक्स टर्म एम्प्लॉई है तो उसको 1 साल की जॉब के बाद भी ग्रेजुटी क्लेम करने का अथॉरिटी यहाँ पे दे दिया गया है। मैंडेट 14 डे नोटिस फॉर द स्ट्राइक्स, लॉकआउट एंड ट्रीट मास कैजुअल लीव एज ए स्ट्राइक, मतलब ये बोल रहा है कि अगर किसी एम्प्लॉइज़ को स्ट्राइक करना है, लॉकआउट चाहे टूल डाउन इस टाइप की कुछ एक्टिविटी करना है तो 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। और मास कैजुअल लीव, मतलब बहुत अधिक मात्रा में कोई आकस्मिक अवकाश लेता है तो उसको भी क्या है, स्ट्राइक काउंट किया जाएगा। और इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सेटअप करने की बात की गई है, जिससे कि इसका रिजोल्यूशन फास्टर हो सके, फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो पाए। ये हुआ तीसरा कोड। चौथा कोड क्या है हमारा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये कोड क्या है, ये बताता है कि प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर द वर्कर्स एज 40+, मतलब जो वर्कर 40 साल से ऊपर हो गए हैं उनको मैंडेटरी जो है कि एनुअल हेल्थ चेकअप उनका हो। मैंडेटरी सेफ्टी कमेटी टू एस्टेब्लिश इन द फर्म विच हैविंग वर्कर्स पॉपुलेशन मोर देन 500, मतलब जिस फर्म में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में 500 से ज़्यादा अगर वर्कर काम कर रहे हैं जिस इस्टेब्लिशमेंट में, तो यहाँ पर सेफ्टी कमेटी मैंडेटरी है जो कि वाच करे कि मतलब जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो अप हो पा रहा है कि नहीं। सेफ्टी हेलमेट जो PPE किट बोलते हैं जिसको, किसी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, और भी बहुत सारे जो है मतलब पॉलिटिंग इंडस्ट्री है तो मास्क, या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन वाली कंट्री है तो ईयर प्लग वगैरह, वो सब जो है नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। और किसी तरीके से सेफ्टी वायलेशन होता है तो उस पर जो है ये एक्शन लेने के लिए सेफ्टी कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। अलाउइंग नाइट शिफ्ट टू द वुमेन, मतलब अभी तक जो है वुमेन्स को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं था, तो नाइट शिफ्ट में वुमेन्स को अलाउ किया गया है। कब, उनके कंसेंट बेसिस पे, मतलब उनकी सहमति के आधार पर, और उनकी सेफ्टी को मतलब उनकी सेफ्टी को देखते हुए सेफ रेगुलेशन और सेफ गार्ड की सुविधाओं को प्रोवाइड करने के बाद, उनसे सहमति लेने के बाद वुमेन्स आर आल्सो अलाउड टू वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट। ब्रॉडन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, ब्रॉडन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर डिफिनेशन टू इंक्लूड सेल्फ माइग्रेंट, तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का भी डिफिनेशन जो है एक ब्रॉडन किया गया है और उनको सेल्फ माइग्रेंट के रूप में डिफाइन किया गया है। क्रिएट अ नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स फॉर स्किल मैपिंग एंड जॉब एक्सेस, मतलब एक नेशनल डाटाबेस जो है
वो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का बनाया जाएगा। उस डाटाबेस में जैसे उनकी क्या स्किल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और किस टाइप के एरिया में और किस टाइप का कार्य करने में वो सक्षम है। ये डाटाबेस बन जाने के कारण क्या होगा कि उनका जो है स्किल की मैपिंग और जॉब एक्सेस किस एरिया में हो सकता है, किस टाइप का जॉब वो कर सकते हैं, उसका एक डेटा तैयार होगा और एम्प्लॉयमेंट देने में और एम्प्लॉयमेंट की सुरक्षा करने में भी जो है सहूलियत होगी। तो ये जो है ये 4 जो है कानून लेबर कोड से संबंधित एज ए रिफॉर्म जो है वो पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है। और ये जो है ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स, मेंस, इवन अप टू इकोनॉमिक्स के जो है मतलब जीएस पेपर 3 जो है उसमें भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आ रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। क्या न्यूज़ है इसके बारे में कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है इन्हें प्रपोज किया है कि हम ऑटोमेटिकली जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब कोई इंडस्ट्री इनएक्टिव है, चाहे क्लोज फैक्ट्री है, तो उसको ऑटोमेटिकली जो है रिप्लेस करके जो एक्टिव इंडस्ट्री है वहाँ से हम जो है डाटा कलेक्ट करेंगे। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा को अपडेट करने के लिए हम एक्टिव इंडस्ट्री को लेंगे। तो इनएक्टिव इंडस्ट्री या चाहे जो बंद हुई कंपनियां हैं उनका जो है उनको ऑटोमेटिकली रिप्लेस करने की बात की गई है। द प्रोपोजल सिस्टम विल रिप्लेस्ड क्लोज्ड और इनएक्टिव फैक्ट्रीज इन द IIP सैंपल विथ वेरीफाइड ऑपरेशनल यूनिट ड्रॉन बाय द अपडेटेड डाटाबेस। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इट विल इंश्योर दैट द IIP रिफ्लेक्ट करेंट प्रोडक्शन ट्रेंड। मतलब जो है अगर हम ओल्ड इंडस्ट्री, सीक इंडस्ट्री, बंद हुई इंडस्ट्री के डाटा को ना लेकर के एक्टिव इंडस्ट्री का लेंगे तो क्या होगा? इट रिफ्लेक्ट्स करंट प्रोडक्शन ट्रेंड एंड कैप्चर ऑनगोइंग स्ट्रक्चरल शिफ्ट अक्रॉस द इंडस्ट्री। तो इससे जो है न्यू ट्रेंड जो चल रहा है, न्यू प्रोडक्शन यूनिट जो चल रहा है, उससे डाटा लेंगे तो हमको अपडेटेड डाटा मिलेगा, आउटडेटेड डाटा नहीं मिलेगा, जिससे जो है पॉलिसी फार्मुलेशन में जो है आसानी मिलेगी और जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर भी जो है वो सही तरीके से जो है कार्य करेगा। तो होता क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या चीज़ है? तो IIP इज ए कंपोजिट इंडिकेटर। कंपोजिट इंडिकेटर क्या है? कंपोजिट इंडिकेटर ये बोलेंगे कि इसमें कोई एक इंडिकेटर नहीं है, चाहे एक कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत सारी कंपनियों का, बहुत सारी इंडस्ट्री का, सेक्टर का वेटेड एवरेज है। तो IIP इज ए कंपोजिट इंडिकेटर दैट ट्रैक्स शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल गुड्स। और इसको कंपाइल कौन करता है? इट इज़ कंपाइल्ड एंड रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। बेस ईयर क्या है? जैसे कि IIP का जो है डाटा जो है उसको रिलीज करती है, तो जो एक इंडेक्स की वैल्यू हो जाती है वो जो डिराइव करती है अपनी वैल्यू बेस ईयर 2011 और 12 से। में भी जो है इस बजट मतलब जो है 2026 का जो फरवरी में बजट आने वाला है, हो सकता है इसका बेस ईयर जो है फिर से रिवाइज हो जाए, लेकिन अभी जो है इसका बेस ईयर 2011-12 ही है। कवरेज क्या है कि द IIP यूजेस डाटा फ्रॉम द 14 सोर्सेज एजेंसी, 14 सोर्सेज एजेंसी से जो है 407 आइटम को कवर करता है। अब ये जो है प्योरली जो है फैक्चुअल मतलब जो है डाटा है, इसको याद भी रखना चाहिए कि 400 IIP इंडेक्स में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 407 आइटम है अक्रॉस 3 सेक्टर, 3 सेक्टर में बटा हुआ है। पहला सेक्टर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, जिसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है। कितना वेटेज है? 77.6%। दूसरा सेक्टर है क्या? माइनिंग, उसका वेटेज है 14.4%। और तीसरा सेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, जिसका वेटेज है 8%। ये ओवरऑल 100% में ये बात हो रही है कि 100% अगर IIP के इंडेक्स को देखा जाए तो ये वेटेज मैन्युफैक्चरिंग का इतना है 77, माइनिंग का 14 और इलेक्ट्रिसिटी का 8। लेकिन जब हम 8 कोर इंडस्ट्री की बात करते हैं, मतलब जो है ये तो ठीक है, ये तो ओवरऑल जो है मतलब जो है डाटा है, लेकिन जब कोर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें 8 कोर इंडस्ट्री है, 8 कोर सेक्टर है, जिसमें कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और इन सब का वेटेज जो है 40% है, 14.27% टोटल वेट है इन कोर इंडस्ट्री का। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का वेटेज है तो पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी जो प्रोडक्ट है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसका है 20%। सेकंड पे आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका वेटेज जो है 19.85 है। और थर्ड पे आता है स्टील सेक्टर का, इसका वेटेज है 17.92 के आसपास है। तो मतलब कभी भी जो है ये हमको वेटेज जो है सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए कि किसका वेटेज ज़्यादा है, और जो है एक तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में और एक तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में। हमको ये जो है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, चाहे डाटा और फैक्ट मेंस में भी कोट करने में भी ये एक मतलब जो फ्रूटफुल होता है, एक अच्छा वेटेज मिलता है आंसर को। तो ये हमेशा हमको याद होना चाहिए कि मतलब 8 कोर इंडस्ट्री जिसका वेटेज है 14.27%, उसमें जो है कितनी इंडस्ट्रियां हैं और किसका इंडिविजुअल वेटेज कितना है। बेस ईयर 2011-12,
टोटल 14 सोर्सों से डाटा कलेक्शन होता है, 407 आइटम है, 3 सेक्टर से इकट्ठा किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज 77% है। आगे क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरीज इन द आईआईपी। प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, एक तो प्राइमरी गुड्स है, इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स लाइक माइनिंग प्रोडक्ट, फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्टिलाइजर, एक तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है। कैपिटल गुड्स है जिसमें मशीनरीज वगैरह आते हैं जो मतलब जो है दूसरे के प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं। मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन, मतलब आगे के प्रोडक्शन में काम आने वाले कैपिटल गुड्स भी हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी हैं। अब देखिए कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में भी बहुत डिफरेंस होता है। जब हम इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स जो है फंडामेंटल इकोनॉमिक्स वगैरह जब हम कवर करेंगे स्टैंडर्ड बुक से, तब हम इसको कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में जो डिफरेंस बेसिक डिफरेंसेस है वगैरह हम क्लियर से समझेंगे। तो इनपुट लाइक यार्न, केमिकल एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट लाइक स्टील, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में लॉन्ग लास्टिंग कंज्यूमर आइटम्स लाइक व्हीकल, एप्लियंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और नॉन ड्यूरेबल मतलब जो है फास्ट मूविंग गुड्स लाइक फूड प्रोडक्ट्स, मेडिसिन एंड टॉयलेटरीज, ये सब जो है ये सब भी इंक्लूडेड है प्रोडक्ट जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। मेथोडोलॉजी क्या होती है इसका, तो इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग लेस्परीज फिक्स्ड बेस फार्मूला अप्लाइंग GVA, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिस वेटेज टू द मेजर चेंजेस इन द एग्रीगेट आउटपुट। मतलब जो है देखिए इसमें वेटेज सिस्टम का यही मतलब होता है कि किसका कितना वेट है और उसके चेंजेस से जो है इस पर इम्पेक्ट पड़ता है। बहुत बार जो है जिसका वेटेज कम है और उसमें चेंजेस पॉजिटिव हुआ है और जिसका वेटेज ज़्यादा है उसका चेंजेस जो है निगेटिव हुआ है, तो भी हमको जो है ओवरऑल जो है ग्रोथ रेट वो कम होकर दिखेगा, चाहे वैसा नहीं दिखेगा जैसा हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो क्या होता है, क्विक एस्टिमेट आर पब्लिश्ड मंथली बेसिस पे विथ 28 डेज लैग एंड आर रिवाइज्ड द फॉलोइंग मंथ बेस्ड ऑन द अपडेटेड डाटा। मतलब ये मंथली बेसिस पे जो है IIP इंडेक्स का जो है डाटा NSO के द्वारा रिलीज किया जाता है।